अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में है। लाइफ ओरिजिनेशन, ज़िंदगी की इब्तिदा कब कहाँ से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये टॉपिक भी बायोलॉजी से रिलेट करता है। क्लास 9th में पहले जब हम पढ़ते थे तो उसमें थोड़ी बहुत ज़िक्र होती थी, अब नहीं है बायोलॉजी के बुक्स में, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि लाइफ कहाँ से और कब से शुरू हो गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुख्तलिफ थ्योरीज़ उन्होंने पेश किए। तो पहले तो हम जो एराज है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि एराज मीन दौर के कितने अदवार जो है ना गुज़रे हैं, और उनको साइंटिफिकली उन्होंने डिवाइड किया मुख्तलिफ एराज में। तो जो रिसेंटली एरा है, जो तकरीबन 60-50 मिलियन ईयर अगो, इसको हम कहते हैं सीनोज़ोइक एरा। सीनोज़ोइक एरा। इसके अलावा दूसरा जो है वो मीसोज़ोइक एरा। इसके अलावा तीसरा जो है ना वो पैलियोज़ोइक एरा। और फोर्थ वन जो है ना वो प्रोटीरोज़ोइक एरा। इसमें तकरीबन सबसे पुराना जो है ना वो ये प्रोटीरोज़ोइक एरा है, जो 2000 मिलियंस ईयर एगो है। ये पीरियड, ये जो एरा था प्रोटीरोज़ोइक एरा, ये तकरीबन 2000 मिलियन ईयर जो है ना पहले का ज़माना था। और लाइफ की एग्जिस्टेंस भी यहाँ से हुई थी। एक पीरियड है इसमें जो कहता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड असल में वो पीरियड है इस एरा में आता है, प्रोटीज़ोइक एरा में, प्रोटीरोज़ोइक एरा में, जिसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस, लाइफ ओरिजिनेशन इसी पीरियड में हुई है। और ये पीरियड तकरीबन 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो जो है ना ये पीरियड थी। जिस पीरियड में ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है तो उस पीरियड को हम, वो आती है प्रोटीरोज़ोइक एरा में, जिसमें पीरियड प्री कैम्ब्रियन पीरियड उसको हम कहते हैं। और वो तकरीबन 3.5 बिलियंस ईयर अगो, जो पहले की बात है, इतनी पहले से जो है ना लाइफ की शुरुआत हुई है, ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है। हमारी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, इसके बारे में ये बात है कि ये तकरीबन 4.5 से लेकर 5 बिलियंस ईयर अगो की बात है कि सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई है। 4.5 to 5 बिलियंस ईयर एगो पहले जो है ना। और लाइफ की ओरिजिनेशन में पहली जो थ्योरी पेश हुई थी उसको वो सोलर सिस्टम से रिलेट करता है, और उस थ्योरी का नाम जो उन्होंने पेश किया था कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी उन्होंने नाम दिया था, कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्म मीन सन या सोलर सिस्टम। तो इन जो जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की, तो उनका मानना था कि लाइफ जो है ना वो लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ज़िंदगी जो है ना ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। मतलब जब सोलर सिस्टम की इब्तिदा हुई है तो उसके साथ साथ ज़िंदगी की इब्तिदा भी हुई है। मतलब दोनों की इब्तिदा एक ही वक्त से, जो सोलर सिस्टम जब यूनिवर्स में इंटर हुआ, या हमारा अर्थ जो है ना वो सोलर सिस्टम में इंटर हुआ, तो
उसी दिन से लाइफ की एग्जिस्टेंस शुरू हो गई। तो ये एक थ्योरी थी, कॉस्मिक थ्योरी, जिसके साइंटिस्ट का यही मानना था कि लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और ये वो इन बातों को सपोर्ट करते थे कि लाइफ जो है ना सोलर सिस्टम के साथ शुरू हुई है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। फिर इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो लाइफ की ओरिजिनेशन की बात थी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उनने उस वक्त एक ये बात भी मशहूर हुई थी कि लाइफ की ओरिजिनेशन जो है ना वो खुद ब खुद हुई है, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और जिसको हम बायोलॉजी में बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस के नाम से ज़्यादातर पढ़ते हैं। एबायोजेनेसिस मतलब कि लाइफ के लिए दूसरी लाइफ की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई है। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो एबायोजेनेसिस के साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि लाइफ जो है ना वो खुद ब खुद जनरेट हुई है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल से, नॉन लिविंग थिंग्स या केमिकल्स या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल से, केमिकल्स या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल से हुई है। अब इसकी तरफ आते हैं, ये केमिकल्स की बात जब इसमें आई, नॉन लिविंग थिंग्स मीन केमिकल्स, तो इसमें एक बात है कि न्यूक्लिक एसिड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओपेरन, उन्होंने ये बात की थी कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स, लाइव ज़िंदगी की शुरुआत असल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स से हुई है। और न्यूक्लियो प्रोटीन्स एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का एक मजमुआ है। इसको हम कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। जब टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और इससे एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन इज़ अ कंजुगेट मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब इसी न्यूक्लियोप्रोटीन्स में सेल्फ डुप्लिकेशन होके मुख्तलिफ जो है ना अदर मॉलिक्यूल्स बना के एक प्रोटोसेल्स बनाता है फिर। तो ये ओपेरन की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स मौजूद होंगे। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट पेश थी कि दैट न्यूक्लियो प्रोटीन एज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, ओशियन मीन वाटर, के न्यूक्लियो प्रोटीन मौजूद हैं। उन्होंने ये बात की थी कि लाइफ जो है ना ये न्यूक्लियो प्रोटीन से शुरुआत हुई है। और न्यूक्लियो प्रोटीन असल में सतह समंदर या पानी पे मौजूद थे, और इसी में सेल्फ डिप्लिकेशन होके फर्दर मालिक्यूल्स बना दिए, और फर्दर मालिक्यूल्स और इस तरह मालिक्यूल्स इकट्ठे होके एक प्रोटोसेल बन गया। और वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। अब उन्होंने ये बात तो कही। इसमें वाटर का जिक्र है, तो वाटर असल में लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मून पे जो है ना चांद पे पानी नहीं है, तो जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर ज़िंदगी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम किसी सैटेलाइट या प्लैनेट्स पे ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती, तो उसके लिए पहली चीज़ जो हम पानी तलाश करते हैं कि यहाँ पर अगर पानी हो तो ज़िंदगी पॉसिबल है, मतलब रहना यहाँ पर मुमकिन है कि ऐसी मतलब हालात में रह सकेंगे। लेकिन अगर पानी नहीं होता तो कुछ मतलब ज़िंदगी इम्पॉसिबल। तो लाइफ की एग्जिस्टिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है। उन्होंने ये पॉइंट मेंशन की कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स लेकिन ओशन के सरफेस पे। अब इसी को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टैनले मिलर, स्टैनले मिलर। और स्टैनले मिलर भी जो है ना ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो है ना मानने वाले थे। उन्होंने ये केमिकल जो एवोल्यूशन, उन्होंने कहा था कि ये केमिकल्स से बनेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, ये तो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ये केमिकल ओपेरिन ने जो स्टेटमेंट पेश की थी, तो उसी को प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर और इसके साथ एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था H.C. यूरे, उन्होंने कंबाइनली 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया मुख्तलिफ गैसेस से, अमोनिया से, मीथेन, हाइड्रोजन और इसके साथ वाटर वेपर्स। तो जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन की, तो इसलिए इन्होंने वाटर वेपर्स भी साथ लिए। अब इन्हीं 4 मॉलिक्यूल से उन्होंने ये इलेक्ट्रिक करंट पास की, तो नतीजे में उनको एक अमाइनो एसिड जो है ना उन्होंने दरियाफ्त किया। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है। उन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूव भी किया कि बिल्कुल अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड पर प्रोटीन्स जो है ना वो अमाइनो एसिड से, ये अमाइनो एसिड बन गया। अब अमाइनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बनेंगे क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन्स से बनेंगे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंबाइन होगी, वही न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसके साथ तो पानी है, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स पर सेल डुप्लिकेशन, वही बात, और प्रोटोसेल्स बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि बात तो सच है, ये बात तो ठीक है जो ओपेरन कहता है कि एवोल्यूशन हुई है, ओरिजिनेशन जो है ना केमिकल से हुई है, तो ये बात तो सच है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था, बायोजेनेसिस वाले थे, वो सपोर्ट करते थे बायोजेनेसिस को। बायोजेनेसिस वाले 2 साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर और दूसरे का नाम स्पेलेंज़ानी था। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने कहा कि ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है, कि उन्होंने फिर वो जो S+ एक्सपेरिमेंट भी की थी, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्रेवी ले ली और उस एस शेप निक जो है ना उनका हुक बना लिया और एयर को पास किया, और लेकिन नतीजतन उसमें ये हो गया कि वो उसमें जो है ना कुछ लाइफ पैदा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि बायोजेनेसिस, असल में बायोजेनेसिस मीन लाइफ जनरेट्स फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से मतलब पैदा होती है। और उन्होंने ये लुईस पास्चर ने यह भी कहा था, जिसको हम सेल थ्योरी का अहम पॉइंट बना दिया फिर, कि ओमनियस सेलुला ई सेलुली, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने पेश किया कि ओमनियस सेलुला ई सेलुली, के द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। न्यू सेल arises from pre-existing cell by cell division। तो लुईस पास्चर जो है ना वो बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हम सेल थ्योरी में कहती भी है कि सेल जो है ना पहले मौजूद सेल्स में जो है ना डिवीजन होके न्यू सेल बनते हैं, मतलब लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ जनरेट्स फ्रॉम लाइफ, ये बात उन्होंने कही। और वो सपोर्ट भी करते हैं बायोजेनेसिस को। वो बायोजेनेसिस को उनको S+ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने डिसअप्रूव भी किया कि ये गलत है। अब ये मुख्तलिफ कंसेप्ट थे लाइफ के ओरिजिनेशन के बारे में। अब हमारा तो ये मानना है कि सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला करता है, अल्लाह के हुक्म से होता है,
कोई चीज़ भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से नहीं पैदा होता, वो अपने खालिक की मर्ज़ी से पैदा होता है, और हमारा खालिक जो है ना वो अल्लाह है। तो अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ पैदा होता है। ये कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, खुद बहुत सब कुछ होता है, तो सब कुछ खुद बहुत किस तरह मतलब हो सकता है। अब इसके अलावा ये जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट की, तो मिलर ने ये भी जो है ना प्रूफ भी किया, और मुख्तलिफ साइंटिस्ट भी ये कहते थे कि जो मुख्तलिफ थ्योरीज थी उस वक्त, जो अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज, उस वक्त की जितनी भी काबिल कबूल थ्योरीज थी, तो उनमें ये बात कामन थी कि जो लाइफ के एग्जिस्टेंस या ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ जो है ना वो जब जिस वक्त ज़मीन पर जो है ना लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई, तो उसी वक्त जो है ना एटमॉस्फेयर पे मुख्तलिफ गैसेस थे। मिसाल के तौर पर एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन, मीथेन, ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ वाटर। तो वो कहते उस वक्त जो थ्योरीज, जो ज़ाहिर है वो काबिल कबूल भी थे उस वक्त के, कि एटमॉस्फेयर जिस वक्त जो लाइफ की एग्जिस्टेंस शुरुआत हुई है, तो उस वक्त मतलब मिलर ने तो वैसे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि लाइफ जो है ना ये केमिकल से बनी हुई है, और इस तरह मतलब शायद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो यही रिएक्शंस हुई हो। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ओजोन, मीथेन गैस, ऑक्सीजन और वाटर ये सब कुछ मौजूद थे। तो उसी वजह से उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये बात सही होगी, और जो है ना लाइफ की जो है ना एग्जिस्टेंस ये खुद बहुत हुई होगी, जिसको हम उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नाम दिया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक बात ये भी कह सकते हैं हम, या मतलब मशहूर है, कि असल में ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, ये किस तरह मतलब एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ थे, और ये तो वो कहते हैं कि शायद ये होगा कि जिस तरह वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं आतिश फ़िशा, तो आतिश फ़िशा होता है, तो उसके साथ मतलब ज़ाहिर है ज़मीन से जो है ना लावा निकलती है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मेटल्स एटम्स भी देखते हैं, मेटल एटम्स, और लावा भी आता है उसमें। और एटमॉस्फेयर में तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर असल में, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर वो हमारे ज़मीन का वो हिस्सा जो एयर ने, गैसेस ने ऑक्युपाई किया है, गैसेस ने ऑक्युपाई किया है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ज़ाहिर में एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेस भी थे वहाँ, तकरीबन कार्बन था, नाइट्रोजन था, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होंगे, वाटर वेपर्स इस तरह हमने पढ़ा भी। तो अब जब वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, तो उससे लावा, और लावा के साथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है ना वो भी निकलते हैं। तो वही मेटल्स जो है ना एटमॉस्फेयर के कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्ट होके नतीजतन कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स जो है ना, ये इन लोगों का मानना है कि उस वक्त शायद कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स बन चुके होंगे, क्योंकि जो वॉल्केनिक एरप्शंस के साथ साथ लावा और मेटल जो एटम्स होते हैं हाईली रिएक्टिव, और ज़ाहिर है वो रिएक्टिव भी होती है, और वहाँ पर जो है ना वैसी भी एनर्जी रिलीज़ होता है, तो उसी एनर्जी की वजह से कि कार्बन, एटमॉस्फेरिक के कार्बन और नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स उसी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, तो कार्बन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड्स बनाता है, और नाइट्रोजन एटम्स के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स बनाता है। अभी यही कार्बाइड्स वाटर वेपर्स के साथ मिल के मीथेन गैस बनाता है, मीथेन गैस CH4, और नाइट्राइड्स वाटर के साथ मिल के अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया
अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया भी बन गई, कार्बाइड से मीथेन गैस भी बन गई, और वैसे भी एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स, तो वाटर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये सब कुछ अब मौजूद है। तो यही वो बन गया ओजोन, और ये अमोनिया और मीथेन ये सब कुछ वहाँ से। और ये कह रहे कि बस वाटर वेपर्स और मीथेन और अमोनिया और ये कॉस्मिक रेज की वजह से फिर मीथेन जो है ना अमोनिया कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड प्रोटीन, और प्रोटीन जिस तरह इस यहाँ में मैंने जो रिएक्शन में मिलर्स का जो है ना अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स और ये सब कुछ बनेंगे। ये जो है ना ये कह रहा है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह हुई थी कि शायद उस वक्त आतिश फ़िशा हुई थी, और उसके साथ लावा निकल के, और उसके साथ मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी ज़मीन के अंदर से निकली हुई हो, और एटमॉस्फेयर में जो मौजूद कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, वो जो उस हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके जो है ना कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स और वाटर वेपर्स और कॉस्मिक रेस के नतीजे, ये वाटर वेपर्स और कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स ये कंबाइन हो के मीथेन और अमोनिया, और ये मीथेन और अमोनिया फिर कंबाइन हो के अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन इन न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये प्रोटोसिल्स पर आखिर। तो आखिर में वही बात जो है ना वो आती है कि वॉल्केनिक एरप्शंस का जो ये उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया है, वो भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में उन्होंने ये इस तरह खाका बनाया कि शायद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इस तरह हुई थी, जिस तरह मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शॉर्टली जो है ना उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो ये ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज थे मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट का। फिर भी मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि जो ज़मीन और आसमान और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वही हमारा खालिक है। कोई चीज़ भी ख़ुद बहुत जो है ना वो पैदा नहीं हुई है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक कलम जो है ना वो बग़ैर बनाने वाले के बन नहीं सकता, तो इसी तरह एक इतनी बड़ी दुनिया और इस में मुख्तलिफ़ जो है ना मखलूक़ात है, इसके बनाने वाला कोई ना कोई तो है जो ये सब कुछ उन्होंने बनाया है और उसको कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ जो है ना वो विलिंग ऑफ गॉड की बुनियाद पे हुए, अल्लाह ने चाहा है तो अल्लाह ने बनाया है। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस है, बायोजेनेसिस ये तो सिर्फ इन लोगों की थ्योरीज़ हैं, इन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, और इंसान के स्टेटमेंट्स सही भी होंगे गलत भी होंगे। बहरहाल हमारा इससे क्या लेना देना, हमने तो सिर्फ पढ़ना है और हालात का मुकाबला करना है। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ किताबों तक, और बाकी हमारा यही ईमान है कि अल्लाह ताला सब कुछ करता है। तो यही मेरी मैसेज भी थी आखिर में। और आपसे एक गुजारिश है कि जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो भी करें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल जो आइकन है उसको प्रेस करके आपको जितनी भी हमारी नई आने वाली वीडियोज़ है वो भी बर वक्त आपको पहुंच जाएंगी। तो अस्सलाम।